बच्चों, आज ये हम इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक अपना स्टडी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप जानते हैं कि एनर्जी जो है वो वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, और आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? किसी और एनर्जी से मिलेगी। या तो थर्मल एनर्जी को मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, कोयले को जलाना होगा। एनटीपीसी जो आपका एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर जो कॉरपोरेशन है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कहाँ से प्रोड्यूस होती है? कोयले को बर्न करके। ठीक है, वो सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे कैसे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक, विंड मिल है, विंड मिल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जो विंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मुझे केमिकल एनर्जी चाहिए तो केमिकल एनर्जी के लिए मुझे कोई और कहीं से इस एनर्जी को ऑब्टेन करना होगा। ठीक है, जो हमारे सेल हैं उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन जो केमिकल एनर्जी है वो कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आती है। ठीक, तो आपके घर में जो हाउस होल्ड जो आपके सर्किट हैं उसमें आपके घर में आप वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। आप गीज़र यूज़ कर रहे होते हैं, प्रेस यूज़ कर रहे होते हैं, हीटर यूज़ कर रहे होते हैं, बल्ब यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं। ये सारे अप्लायंसेस एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं। आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, बल्ब से जो एनर्जी आपको मिल रही है वो कौन कौन सी एनर्जी, बल्ब कौन कौन सी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। बल्ब को आप छुएंगे वो आपको गर्म भी मिलेगा और आपको लाइट भी मिल रही है। ये लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। प्रेस जो हीटअप हो रही है, प्रेस में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप इलेक्ट्रिकल मेंस से जोड़ते हैं और स्विच ऑन करते हैं तभी आपकी प्रेस काम करती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपका गीज़र पानी को गर्म कर रहा है, उसमें जो आपका एलिमेंट लगा हुआ है वो हीटअप हो रहा है, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। वो हीट कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आ रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फ़ैन आपका चल रहा है तो फ़ैन का जो मोटर है वो मोटर में जो शाफ्ट है वो रिवॉल्व कर रही है, यानी आपको क्या मिल रही है? मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। साथ में कॉइल भी गर्म हो रही है। ठीक है, तो हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है। इन्हीं सब चीज़ों को हम अपने इस डिस्कशन में लेने जा रहे हैं। इसी एनर्जी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम अपने इस डिस्कशन में। ठीक है, तो इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। अगर मान लो मैं एक छोटा सा सर्किट ले लूँ, मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है। बच्चों, ये रेजिस्टेंस दिखाने का मतलब क्या होता है? ये आप वो डिवाइस ले सकते हैं। बल्ब है अगर, तो बल्ब का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, फ़ैन है उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, एसी है, फ्रिज है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, आपकी प्रेस है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करा रहे हैं उनके अपने रेजिस्टेंसेस हैं। उन रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ये जो सोर्स है, जो सप्लाई है,
ठीक, ये सप्लाई इन रेजिस्टेंसेस इस सप्लाई से करंट को खींच रहे होंगे, इससे करंट फ्लो कर रही होगी। करंट के फ्लो का मतलब क्या फ्लो कर रहा होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज फ्लो करके जा रहा होगा। क्या फ्लो करके जा रहा होगा, चार्ज फ्लो करके जा रहा होगा। ठीक है, तो जब चार्ज फ्लो करके जा रहा होगा तो क्या होगा, ये चार्ज फ्लो करके जा रहा होगा तो वर्क नीडेड, जो वर्क यहाँ करना पड़ेगा, इस बैटरी को इस सर्किट में चार्ज के फ्लो को बनाए रखने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। किसी भी सोर्स को हम इसलिए लाते हैं कि ये सोर्स इस सर्किट में करंट के फ्लो या चार्ज के फ्लो को बनाए रखने के लिए इस बल्ब के थ्रू जो चार्ज का फ्लो है, जो करंट का फ्लो है, इस बल्ब के थ्रू, इस प्रेस के थ्रू, ये जो भी अप्लायंसेज है इसके थ्रू, ठीक है, करंट के फ्लो या चार्ज को फ्लो को बनाए रखने के लिए इस सोर्स को वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, वर्क डन का मतलब क्या, यही वर्क डन ही, वर्क डन क्या है, एनर्जी ही है बच्चों। एनर्जी क्या चीज़ है, कोई भी एनर्जी वर्क डन होती है, याद रखना मेरी बात को। यही वर्क डन ही किस फॉर्म में अपीयर होता है, इस आर के अक्रॉस एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है। ठीक है, अगर ये बल्ब है तो ये जो बैटरी इस सर्किट में करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए जो वर्क डन करेगी, वो वर्क डन इस बल्ब में लाइट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा, इस बल्ब में हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट होगा वो वर्क डन। समझ रहे मेरी बात को? तो वर्क नीडेड, वर्क अगर मैं देखूं इस सर्किट में, वर्क नीडेड टू मूव a charge Q through potential difference V। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, ठीक है, इस बैटरी को, इस सेल को Q चार्ज को फ्लो करने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वो कितना करना पड़ रहा है, आपने पढ़ा है W बराबर QV। ठीक है, नाउ सिंस Q इज इक्वल टू क्या होगा आपका, चार्ज जो है वो होता है करंट इनटू टाइम, ये भी पढ़ा है हमने, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू IT। इसको यहाँ रखो तो सर्किट में यहाँ IT रखूंगा तो क्या हो जाएगा, VIT। तो T टाइम में किसी भी सेल को जिसका वोल्टेज V है या पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स पे V है, ठीक है, जिसका V वोल्ट के सेल को इतनी करंट फ्लो कराने में, I करंट फ्लो कराने में सर्किट में T समय में कोई भी सेल कितना वर्क करता है, VIT। V इस सेल का वोल्टेज है, I इससे जो करंट गई वो है, और T वो टाइम जितने टाइम में आपने वर्क डन निकालना है। तो T समय में ये सेल इस सर्किट में करंट I को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क डन कर रहा है, W इज इक्वल टू VIT, इतना वर्क डन कर रहा है। अगर ओम्स लॉ में लगाऊं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, सिंस V इज इक्वल टू IR, यह है। तो और यहाँ पे V इज इक्वल टू IR पुट कर दूं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, V की जगह यहाँ IR रख दिया, ठीक है, IT। ठीक है, तो ये वर्क डन जो हो गया वो क्या हो गया, I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक, ये I स्क्वायर R इंटू टी हो गया। तो किसी भी सेल ने, अगर आपको सेल से पास होने वाली करंट पता हो कि सेल से 2 एम्पियर करंट पास कर रही है, और सर्किट का रेजिस्टेंस पता हो, तो T समय में सेल ने इस सर्किट में इतनी करंट फ्लो कराने के लिए कितना वर्क डन किया, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यही वर्क डन ही इस सर्किट में एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा, यही वर्क डन ही इस सर्किट में एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट करेगा। ये एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, कोई सी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही वर्क डन सर्किट में
किसकी फॉर्म में अपीयर हो रहा है? एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो रहा है। अगर आपको V दिया हो, I दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ओनली करंट और रेजिस्टेंसेस दिए हो तो ये लगाएंगे। क्लियर? नाउ I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होगा? V अपॉन R। अब I इज इक्वल टू V अपॉन R यहाँ डालोगे तो आपके पास एक और फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा पोटेंशियल के टर्म में, V अपॉन R इंटू टी। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? वर्क डन बाय, तो वर्क डन क्या निकल आया आपका? वर्क डन बाय क्या? सेल या बैटरी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल या बैटरी जो वर्क डन कर रहे हैं वो क्या है? अगर आपको चार्ज दिया हुआ है, जो कि नहीं दिया होगा, W इज इक्वल टू क्यू वी, आपको जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये और ये यूज हो गए। W इज इक्वल टू क्यू वी से न चले हम, W इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। एज पर द गिवन क्वांटिटीज इन द क्वेश्चन, आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। बैटरी ने इतना वर्क किया, ठीक है, वर्क डन मतलब इतनी एनर्जी सप्लाई करी, बैटरी ने सर्किट में इतनी एनर्जी अप्लाई करी। W इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इतना जूल, इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है? जूल है। इतना जूल एनर्जी सप्लाई की बैटरी ने। ठीक है, अब यहां से अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर निकालें, इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर हम आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगी P इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी बाय सेल विच इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम, यानी W अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम इज द पावर। तो यहां से अगर मैं ये VIT रख दूं तो VIT फिर W अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? W अपॉन टी करोगे तो यहाँ से T यहाँ ले जाओ, यहाँ से T यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? VI आएगा। यहाँ से क्या आएगा? I स्क्वायर R, इसको T से डिवाइड करोगे, इसको T से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। तो VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो आपके पास ये तीन फार्मूले हैं पावर के, 1, 2 और 3। पावर इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट, इज इक्वल टू करंट अगर पता हो, रेजिस्टेंस पता हो तो I स्क्वायर R लगाओगे, और अगर वोल्टेज पता हो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो V स्क्वायर अपॉन R लगाओगे। क्लियर बच्चों? इसकी यूनिट अगर हम देखें, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर SI यूनिट, SI यूनिट जो है इसकी, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो SI यूनिट है वो है वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज जूल, टाइम इज सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल अपॉन सेकंड, और जूल अपॉन सेकंड को क्या कहते हैं? वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, बिगर यूनिट के लिए, बिगर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? KW। KW मतलब किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, और 1 मेगावाट पावर, मेगावाट पावर जो है इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट। मेगावाट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 10 की पावर 6 वाट। क्लियर है? एक और यूनिट है यहाँ, एक और यूनिट है यहाँ पावर के लिए जिसको यूज़ करते हैं, वो कहलाती है आपकी हॉर्स पावर। क्या कहलाती है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जिसको डिनोट करते हैं किससे? HP से, H.P. ठीक है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू जो है वो कितना होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट।
1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इससे हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लो एक P वॉट का एक हमारा सोर्स है, डोमेस्टिक कोई सोर्स है, डोमेस्टिक कोई अप्लायंसेस है, एक हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर जो है वो कितना है P। ठीक है, अगर ये T टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, T टाइम के लिए अगर यूज़ हो रहा है, आप 1000 वाट के हीटर को 2 घंटा यूज़ कर रहे हो, 1000 वाट के हीटर को 2 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, आपको ये निकालना है। तो पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन टाइम T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम T समय में अगर कोई P पावर का हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, आप उसको T टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, T टाइम के लिए 1000 वाट के हीटर को 2 घंटा रन करा रहे हो, तो मैंने ये देखना है कि 1000 वाट के हीटर को अगर हम 2 घंटे तक चलाएंगे तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी हमारी वो कितनी होगी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी W अपॉन टी, E अपॉन टी भी ले सकते हो, कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा हो तो E बाई टी भी ले सकते हो, E इज़ द एनर्जी। ठीक है, मैं W ले रहा हूँ, तो W इज इक्वल टू क्या, T इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो जितने समय के लिए यूज़ हुआ, ठीक है, जितनी इसकी पावर है और जितने टाइम के लिए यूज़ हुआ वो टाइम यहाँ रख दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकल आएगी। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कॉमर्शियल जो यूनिट है, जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कॉमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर, जिसको KWH कहते हैं, या सिंपली इसको यूनिट भी कहते हैं। जब आपके घर में कहा जाता है कि 10 यूनिट बिजली आपने खर्च कर ली, आपके बिजली के यूनिट 400 अगर आ रहे हैं, तो 400 यूनिट का मतलब आपने 1 मंथ में अगर आपका टोटल 400 यूनिट आपने कंज्यूम किए, इसका मतलब ये है कि आपने 400 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया। ठीक है, किलोवाट आवर कहाँ से मिलेगा, जब कब मिलेगी एनर्जी, जब मैं इस पावर को किस में रखूँगा, किलोवाट में, इस पावर को किस में रखूँगा, किलोवाट में, और इस टाइम को मैं किस में रखूँगा, आवर में। अगर मैं पावर को वाट में रखूँ और टाइम को सेकंड में रखूँ, तब ये एनर्जी जो होगी वो किस में मिलेगी, हमें जूल में मिलेगी। यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ठीक है, और किलोवाट आवर कब मिलेगा, जब मैं इस पावर को किस में रखूँ, किलोवाट में, और इस टाइम को किस में रख दूँ, आवर में रख दूँ। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ये जो एनर्जी कंज्यूम मिलेगी किस में मिलेगी, किस में मिलेगी, किलोवाट आवर में मिलेगी। तो 1 किलोवाट आवर जो होगा वो कौन सी एनर्जी होगी, अगर 1 किलोवाट आवर का मतलब है, 1 किलोवाट आवर का मतलब है, या 1 यूनिट बिजली कब खर्चा होगी, जब 1 किलोवाट का आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 आवर तक रन कराओगे। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट का हीटर जब आप 1 घंटे तक चलाओगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बिजली खर्चा होगी। समझ रहे बच्चों, 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बिजली खर्चा होगी जब आप 1 किलोवाट, 1 इंटू 1 इज 1, 1 किलोवाट का हीटर 1 घंटे तक रन करा रहे होगे तो आपकी 1 यूनिट बिजली खर्चा होगी। 1 किलोवाट का हीटर 5 घंटे तक रन कराओगे तो 5 यूनिट बिजली खर्चा होगी। 2 किलोवाट हीटर 1 घंटा रन कराओगे तो 2 इंटू 1 2, तो 2 यूनिट बिजली या 2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर चुके हैं।
अगर 2 किलोवाट हीटर आप दिन भर में 5 घंटा रन करा रहे हैं तो 2 × 5, इसका मतलब आपने कितना यूनिट खर्च कर ली? 10 यूनिट खर्च कर ली। अगर आपका एसी 2 किलोवाट आवर का है, 2 किलोवाट जो है वो उसका जो है पावर रेटिंग आपके एसी की अगर 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 घंटे में, तो अगर आपने दिन भर में 10 घंटे एसी चलाया तो 2 × 10, तो आपने 20 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, 20 यूनिट बिजली खर्चा कर दी। 20 किलोवाट आवर आपके जो है मीटर की यूनिट बढ़ जाएंगी, 20 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे मीटर की। ठीक है, तो किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। कैसे करेंगे कि 1 किलोवाट आवर is the electrical energy consumed by an electrical appliance of 1 kilowatt when it is used for 1 hour। जब आप 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 आवर के लिए यूज़ करोगे तो 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। यानी 1 किलोवाट आवर जो है अगर हमें जूल में निकालना पड़ जाए तो इसका मतलब क्या है? 1 किलोवाट × 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट × 1000 वाट × आवर। आवर को सेकंड में डाल दो, 60 × 60 सेकंड, और वाट × सेकंड क्या होता है आपका? जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल। एक यूनिट बिजली, एक यूनिट आपकी या 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन आप कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन अगर आपने 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट किया तो इसका मतलब आपने कितने जूल कंज्यूम कर लिया? 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, इसको यूनिट भी कहते हैं, ओनली यूनिट भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? 10 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होने का मतलब ये है कि आपने 10 यूनिट बिजली यूज़ कर ली। ठीक है, 10 यूनिट आपके खर्च हो गए। नाउ रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। रेटिंग का क्या मतलब है? क्या है बच्चों? रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग देखेंगे तो रेटिंग का क्या मतलब है? अगर आप मार्केट से एक बल्ब खरीद के लाए और बल्ब पे आपने लिखा हुआ देखा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद के लाए, आपने लिखा देखा 100 वाट - 220 वोल्ट। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये हुआ, ये इसकी रेटिंग है। हमारे घरों में जो आपकी जो डोमेस्टिक वायरिंग है वो किस में कनेक्टेड होती है? पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है? आपका ये बल्ब कनेक्टेड है, एक आपके कमरे में ये बल्ब है, आपके कमरे में एक और बल्ब है, दूसरा बल्ब, आपके कमरे में ये एक फ़ैन है, ये आपके कमरे में एक फ़ैन कनेक्टेड है। ठीक है, 2 बल्ब हैं, एक फ़ैन है, कोई और है, कुछ और यहाँ पर जो है कोई सॉकेट है आपका,
जिसमें आप प्लग लगाते हैं, ये सारे कनेक्शन जो है यहाँ पे पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में होने की क्या वजह है? सबका अपना अपना स्विच होता है। यहाँ पे सबका अपना अपना स्विच है। देखें ये स्विच है। अभी सारे स्विच आपने जो है ऑफ़ किए हुए हैं, ये सारे स्विचेस हैं, ये आपने ऑफ़ किए हुए हैं। जब आप इस स्विच को ऑन करोगे तो ये आपका 220 वोल्ट सप्लाई आती है आपके घर में। कितनी सप्लाई आती है? 220 वोल्ट। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है। जब आप इसको स्विच ऑन करोगे, जब इसको स्विच ऑन करोगे तो ये 200 ये बल्ब जो होगा एज पर इट्स रेटिंग ये इस सोर्स से अपनी करंट खींचने लगेगा। इस सोर्स से करंट निकलेगी, इस बल्ब में जा रही होगी। जब आप इसको ऑन करोगे तो ये अगर 2 एम्पियर पे चलता है तो ये 2 एम्पियर करंट खींचेगा। जब इसको ऑन करोगे तो 2 एम्पियर करंट ये भी खींचने लगेगा। अगर दोनों सेम रेटिंग के बल्ब हैं तो अब 2 और 2 कितनी एम्पियर करंट जा रही होगी? 4 एम्पियर करंट जा रही होगी। ठीक है, ये आपका फ़ैन है। ये फ़ैन आपका जो है ये भी 2 एम्पियर करंट पे चलता है मान लिया सपोज़, तो ये 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। अब एसी मेन से 6 एम्पियर करंट जाके 3 जगह डिवाइड हो गई, 2 2 2। आपने यहाँ प्रेस लगाया, ठीक है, यहाँ प्रेस लगाई और प्रेस मान लो आपका 7 एम्पियर ले रही है तो 7 एम्पियर करंट यहाँ प्रेस में जा रही होगी। तो यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 7 एम्पियर। तो कितना हो गया? 2 2 2 6। यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 7 एम्पियर। अगर आपने यहाँ प्रेस कनेक्ट कर रखी है तो ठीक है, तो 7 कितना हो गया? 13 एम्पियर। तो एसी मेन से 13 एम्पियर करंट जा रही होगी। अगर आप किसी को स्विच ऑफ कर दोगे, यहाँ से स्विच ऑफ कर दो, अब करंट रिड्यूस होकर कितना रह जाएगी? 11 एम्पियर रह जाएगी। ठीक है, ये स्विच ऑफ होगा, ये सारे रन करते रहेंगे, ये सब चलते रहेंगे। आपको एक बल्ब चलाना है, आपने ये स्विच ऑफ कर दिया तो इसकी करंट यहाँ से स्टॉप हो जाएगी, बाकी सारे करंट खींचते रहेंगे, सब रन करते रहेंगे। लेकिन अगर इनका सीरीज़ कनेक्शन दे दिया जाए तो सीरीज़ कनेक्शन से क्या होगा? देखो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? ये बल्ब है, ये फ़ैन है और ये आपका कोई सॉकेट है। आपने यहाँ स्विच लगाया हुआ है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, यहाँ आपने इसका स्विच लगाया हुआ है। ठीक है, एक भी स्विच अगर ऑन है, सबको चलाने के लिए आपको सारे स्विच को ऑन करना पड़ेगा। आपने सारे स्विचेस ऑन करने पड़ेंगे, तभी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो एक डिवाइस को रन कराने के लिए सारी डिवाइसेस को रन कराना पड़ेगा। एक का भी स्विच ऑफ करोगे, सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे, करंट पाथ ब्रेक कर जाएगा, करंट फ्लो करके नहीं जा रही होगी। ठीक है, तो हम जिस डिजायर्ड इंस्ट्रूमेंट को चलाना चाहते हैं, हमारे पास कंपल्शन हो जाएगी कि एक को चलाने के लिए हमें सबको चलाना पड़ेगा। इसलिए डोमेस्टिक वायरिंग जो है, यहाँ डोमेस्टिक जो अप्लायंसेज हैं वो हम किस में जोड़ रहे होते हैं? पैरेलल कनेक्शन दे रहे होते हैं। पैरेलल कनेक्शन शादियों में और डेकोरेशन में, जब शादियाँ, दिवाली में वो जो लड़ियाँ लगी रहती हैं लाइन से, छोटे छोटे बल्ब, वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी बल्ब फ्यूज़ हो गया तो सारे बल्ब स्विच ऑफ हो जाते हैं। एक भी कनेक्शन ब्रेक कर जाए तो सब ख़त्म हो जाता है। इसलिए किस में कनेक्शन कर रहे होते हैं? पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ हम जो घरों में फिक्स्ड सप्लाई आती है, जब फिक्स सप्लाई आती है, इंडिया में ये सप्लाई 220 वोल्ट पे आती है। ठीक है, तो इंडिया में कोई भी अप्लायंसेस जब बनेगा तो वो फिक्स्ड रेटिंग 220 वोल्ट पे काम करने के लिए बनेगा। याद रखें, एक फिक्स वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगर हमने उस 100 वाट का कोई अप्लायंस बनाना है तो वो 220 वोल्ट पे चलना है, उसको 220 वोल्ट पे चलना है बच्चों। 100 वाट के 100 वाट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को 220 वोल्ट पे रन करना है, याद रहे। ठीक है, ये रेटिंग क्वेश्चन में गिवन होती है, हमें एज पर द क्वेश्चन लेनी होती है। हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा होता है इंडिया में, एज पर द क्वेश्चन होती है 110 वोल्ट, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, 240 वोल्ट, कुछ भी दिया होता है क्वेश्चन। जो हमें रेटिंग दी है वो हमें लेनी होगी। तो अगर ये रेटिंग है तो ये तो फिक्स्ड है, रेटिंग के अकॉर्डिंग ये फिक्स्ड है। अब रेटिंग के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज फिक्स हो गया। जब ये वोल्टेज फिक्स हो गया तो अब बल्ब 100 वाट का होगा या 1000 वाट का होगा या 60 वाट का होगा या 40 वाट का होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? उसका रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। अब रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड होगा? पावर
इज इक्वल टू पावर रेटिंग इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो कौन फिक्स रेटिंग में, वोल्टेज फिक्स है हमारे घर में। हमारे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आपके घर में 50 इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड हैं, 50 स्विचेस हैं, 50 स्विचेस, घर में जितने स्विचेस कनेक्टेड हैं, जितने स्विचेस हैं इसका मतलब उतने इंस्ट्रूमेंट होंगे। अगर आपके घर में 50 स्विचेस हैं तो सब के सब पैरेलल में हैं, तो सब के लिए वोल्टेज फिक्स्ड है, सब के लिए वोल्टेज फिक्स है। अब कौन कितने पावर का होगा ये कौन डिसाइड करेगा? अगर आपको, तो आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, पी के। अगर ज्यादा पावर का अप्लायंस चाहिए, ज्यादा पावर का अप्लायंस चाहिए तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, और कम पावर के अप्लायंस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम पावर के अप्लायंस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस डिसाइड होता है डिजाइनिंग टाइम पर। जब डिजाइन हो रहा होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री में, जब उसको बनाया जा रहा होता है, बल्ब जब भी बनाया जा रहा है तो वो 100 वाट का बल्ब कब होगा? अगर 220 वोल्ट पे सप्लाई पे काम करता है, उसकी रेटिंग लिखी हुई है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने 220 वोल्ट पे काम करने के लिए बनाया है। जब इस बल्ब पे 220 वोल्ट आएगा तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट करा देगा सर्किट में। किस फॉर्म में डिसिपेट करा देगा? लाइट और हीट की फॉर्म में। ठीक है, 100 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बल्ब कंज्यूम करेगा। अगर 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्टेड होगा तो, ठीक है, ये बता रहा है रेटिंग। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका? अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस आएगा यहां से, यहां पे 220 रखो, 220 वी स्क्वायर करोगे तो 220 इंटू 220 अपॉन पावर रखो 100। तो 100 वाट के किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस, ऐसा अप्लायंस जो आपने 100 वाट का, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आपने 220 वोल्ट पे चलाना है, उसके रेजिस्टेंस को इतना सेट करना होगा, इतना ओम सेट करना होगा, 444 ओम। तो 444 ओम का रेजिस्टेंस 220 वोल्ट के सर्किट में 100 वाट पावर डिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस किससे निकलेगा? हमेशा रेटिंग से निकलेगा, याद रखें। अगर ये बल्ब 110 वोल्ट से कनेक्टेड हो जाए, इसी बल्ब को अगर 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाए, तो अब यहां पे आप 110 नहीं रखोगे। ये बल्ब की गलती नहीं है, वोल्टेज कम हो गए। ध्यान रहे, बल्ब 220 वोल्ट पे काम करने के लिए बनाया गया है, उसका रेजिस्टेंस 220 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है। अब वोल्टेज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस बढ़ना घटना नहीं, रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू है। तो रेजिस्टेंस जो है वो ऑलवेज किससे निकलेगा? रेटिंग से निकलेगा। इस बात से नहीं निकलेगा कि उसके अक्रॉस कितना वोल्ट है। अगर इस बल्ब पे 110 वोल्ट, वोल्टेज घटते बढ़ते रहते हैं, जानते हैं आप इस बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से भी जोड़ सकते हैं, 110 वोल्ट से भी जोड़ सकते हैं। अगर इस बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाए मेरे बच्चों, तो इसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 484 ओम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अब आप रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन 110 इंटू 110 रख के यहाँ 121 ओम निकालना, नहीं, रेजिस्टेंस उतना ही है। किस पे फर्क पड़ेगा? पावर पे फर्क पड़ेगा। ये तो फिक्स है, रेजिस्टेंस भी फिक्स हो गया एज पर द पावर, एज पर द जिस पावर का आपने बल्ब बनाया उस पावर के लिए रेजिस्टेंस भी फिक्स हो गया। अगर सप्लाई लाइन कम हो जाए, रेटिंग से कम हो जाए, सप्लाई वोल्टेज रेटिंग से कम हो गया तो पावर कम हो जाएगी। अगर 110 वोल्ट रह गया तो बल्ब जो है डिम हो जाता है, आप जानते हैं, वोल्टेज कम हो जाए बल्ब डिम हो जाया करते हैं, पंखे स्लो हो जाया करते हैं, क्योंकि अब पावर डिसिपेशन कम होने लगता है। रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो बल्ब का, किसी भी अप्लायंस का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस ऑलवेज
उसकी रेटिंग से निकलेगा। जो रेटिंग है, जो रेटेड वैल्यू है, इसे रेटिंग कहते हैं। इस बात से नहीं कि कितने वोल्टेज पे लगाया गया है, ठीक है। अगर ये 220 वोल्ट सप्लाई पे लगा हुआ है तो 100 वाट डिसिपेट करेगा, 110 वोल्ट सप्लाई पे लगा हुआ है तो कम वाट डिसिपेट करेगा, ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई पे लगा हुआ है तो जल जाएगा, बर्न कर जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। ये रेटिंग है, इससे ज़्यादा वोल्टेज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रहे बात को, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 220 वोल्ट के लिए इसका रेजिस्टेंस 484 ओम है। इस रेटिंग पे इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस 484 ओम है। अब वोल्टेज ये 110 वोल्ट पे लगा हुआ तो रेजिस्टेंस 484 ही है, रेटिंग से निकलेगा रेजिस्टेंस। 55 वोल्ट पे लगा हुआ तो भी 484 है, नहीं लगा हुआ तब भी 484 है। घर में रखा हुआ अलमारी में लगने के इंतज़ार में तब भी 484 है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कोई वोल्टेज नहीं है इसके अक्रॉस तो साहब रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, तब भी 484 है, रेटिंग से निकलेगा, याद रखें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल, क्या है क्वेश्चन? 100 वाट डैश 220 वोल्ट बल्ब, जब भी ऐसा लिखा हो तो ये इसकी रेटिंग है, इज कनेक्टेड अक्रॉस 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। फाइंड पावर ऑफ बल्ब। बल्ब की पावर बतानी है। अब आप कहेंगे पावर तो ये दी हुई है। अरे ये पावर 100 वाट तब देगा जब 220 वोल्ट से जुड़ेगा, रेटिंग है। 110 वोल्ट से जोड़ा है तो ऑब्वियसली पावर कम रह गई, ठीक है। तो कितनी पावर का रह गया बल्ब ये बताना है 110 वोल्ट का, ठीक है। तो कितनी पावर का रह गया बल्ब? वोल्टेज के लिए फिक्स है, ये V फिक्स है तो P = V²/R लगाओगे, ठीक है। बल्ब 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से जुड़े या 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से जुड़े या 330 वोल्ट से जुड़े, किसी से भी जुड़े, इसके रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड वैल्यू होगी रेजिस्टेंस इसकी, जो कि रेटिंग से निकलेगी। तो ये तो फिक्स्ड फैक्टर हो गया, समझे? ये फिक्स्ड फैक्टर हो गया। तो अगर आपको निकालना पड़ जाए, क्या पावर कौन सी जो सप्लाई है, सप्लाई पावर = क्या? V² सप्लाई वोल्टेज अपॉन R अपॉन सप्लाई पावर अपॉन रेटेड पावर = क्या कर रहा हूं, समझ रहे हैं बात को? क्या कर रहा हूं मैं कि सप्लाई पावर और रेटेड पावर का मैंने रेशियो निकालना है अपॉन R, ठीक है। जब जो पावर सप्लाई है, जो वोल्टेज सप्लाई है, उसी के अकॉर्डिंग पावर डिसिपेशन होगा, ठीक है। और रेटेड वैल्यू जो है, रेटेड पावर कितनी है? 100 वाट। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपने? रेटेड वोल्टेज अपॉन R। रेजिस्टेंस सेम तो R कैंसिल हो जाएगा। तो R जब आपका कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपका रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखें बच्चों, इस रिलेशन को आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए पावर सप्लाई या पावर डिसिपेशन अपॉन पावर रेटिंग = V सप्लाई अपॉन V रेटिंग, ठीक है। सप्लाई को डिसिपेशन भी कह सकते हैं। डिसिपेशन मतलब एनर्जी का कंजम्पशन जो हो रहा है बल्ब में, तो पावर डिसिपेशन = V² सप्लाई जो सप्लाई वोल्टेज है अपॉन जो रेटेड वोल्टेज है इनटू क्या? पावर रेटेड। तो सप्लाई कितना है? 110 वोल्ट, पावर रेटिंग कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। और 220 वोल्ट पे रेटेड वोल्टेज पावर कितनी है? 100 वाट। ये कितना हो गया? 2। तो 100/4 = कितना बचा? 25 वाट बचा।
तो 100 वाट का बल्ब जो है वो कितना बचेगा, 25 वाट बचेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द करंट थ्रू आ 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प कनेक्टेड टू आ 12 वोल्ट एक्यूमुलेटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, 12 वोल्ट का टंगस्टन फिलामेंट है, यानी इसकी रेटिंग दी हुई है। इस टंगस्टन फिलामेंट की वो रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है जिस वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? उतने ही वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट्स के। ठीक है, सोर्स से, एक्यूमुलेटर मतलब बैटरी से जुड़ा हुआ है, ऐसे समझ लें। ठीक है, द करंट थ्रू आ 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प कनेक्टेड टू आ 12 वोल्ट एक्यूमुलेटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज 3 एम्पियर। तो 12 वोल्ट का टंगस्टन फिलामेंट है, बल्ब में होता है टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, ये जो है आपका किससे कनेक्टेड है? 12 वोल्ट का बल्ब 12 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, 3 एम्पियर ये करंट ले रहा है। ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है सबसे पहले कि सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट निकालो। तो रेजिस्टेंस रेटिंग से ही निकलता है, याद रखें। तो यहाँ रेटेड वोल्टेज 12 वोल्ट है। अगर वो कहता कि द करंट तो रेजिस्टेंस कितना होगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये कितना दिया हुआ? रेटिंग कितनी है? 12 अपॉन करंट कितनी है? 3। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर वो कहता द करंट थ्रू आ 12 वोल्ट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प कनेक्टेड टू आ 6 वोल्ट एक्यूमुलेटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज 3 ओम, यानी अगर यहाँ 6 वोल्ट से जोड़ देता तो इसकी रेटिंग 12 वोल्ट है। तो इस 6 वोल्ट नहीं देते हैं आप हम रेजिस्टेंस जिस सोर्स से वो जुड़ा हुआ है उससे नहीं निकलेगा, इसकी रेटिंग से निकलेगा। रेटिंग 12 वोल्ट है तो इसी से निकलेगा रेजिस्टेंस। ये कनेक्ट हो कितने भी वोल्ट पे, रेजिस्टेंस रेटिंग से ही निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यहाँ अगर 6 वोल्ट में कर दूं तो मैं यहाँ इसको बदल दूं 6 वोल्ट कर दूं तब भी इसी से निकलेगा। ये बात याद रखें। ठीक है, रेटिंग से निकलेगा हमेशा रेजिस्टेंस। तो कितना आ गया इसका रेजिस्टेंस? 4 ओम। ठीक है, बी पार्ट में क्या कह रहा है? पावर ऑफ द लैम्प बतानी है। तो पावर जो है वो क्या होती है? V² अपॉन R, या VI भी कर सकते हो डायरेक्ट। VI करोगे तो 12 पता है, 3 पता है, 36 आ गया। पावर इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू V² अपॉन R इज इक्वल टू I² R। तो तुम्हें V भी पता है, I भी पता है, R भी पता लग गया। तो V² अपॉन R भी लगा सकते हो, I² R भी लगा सकते हो, VI भी लगा सकते हो, सबसे 36 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं V² अपॉन R लगा दूं, जब मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला तो यही लगा दूं। V कितना है? 12, तो 12 × 12 और R कितना है? 4, तो 4 3 = 12 और 12 3 = 36। तो 36 वाट कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ V भी पता है, I भी पता है, R भी पता है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 5 आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होती है? E ले लो अगर एनर्जी कंफ्यूजन हो रहा है W से, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो किलोवाट आवर में निकालने के लिए पावर को किलोवाट में रखोगे। किस में रखोगे? किलोवाट में रखेंगे। ठीक है, और टाइम को आवर में रखेंगे। याद रखो, किलोवाट आवर निकालना है आपने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब किलोवाट आवर में निकालना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए किलोवाट आवर में निकालना है तो उस इंस्ट्रूमेंट की पावर को किलोवाट में रखोगे और जितने समय के लिए वो चल रहा है उस समय को आवर में रखोगे। अगर पावर वाट में दी हुई है तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। समय अगर सेकंड में दिया हुआ है तो 60 × 60 से डिवाइड करना होगा आवर में कन्वर्ट करने के लिए। मिनट में दिया हुआ है टाइम
तो 60 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे पावर हमारी कितनी निकल के आई, 36 वाट निकल के आई। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए किलोवाट में हमें क्या करना होगा, किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। तो वाट को किलोवाट में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1000.036 वाट, किलोवाट, ठीक है। 36 वाट का मतलब कितने किलोवाट का है, 0.036 किलोवाट का बल्ब है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे किलोवाट आवर में रखो तो आपका किलोवाट आवर में निकल के आएगी कंज्यूम एनर्जी। तो किलोवाट आवर कितना आ गया, किलोवाट आवर में रख रहा है तो 36 अपॉन कितने टाइम में निकालना है, 5 आवर में निकालना है, ध्यान देंगे 5 आवर में 36 अपॉन 1000 ही रख दो, 36 अपॉन 1000, ठीक है। ये किलोवाट में आ गया, ये वाट में था 36,000, तो 36 वाट अपॉन 1000 तो किलोवाट हो गया, ये किलोवाट का बल्ब हो गया, इंटू 5 आवर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 180 अपॉन 1000, इतना किलोवाट आवर, ठीक है, इज इक्वल टू 0.18 किलोवाट आवर। क्लियर है बच्चों। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल का डिस्कशन और बाकी है, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिकल जो हमारा बिल आता है घर में, उस बिल का कैलकुलेशन करना है। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग अपने डोमेस्टिक अप्लायंसेस में बिल का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये हम अगली क्लास में एक लास्ट टॉपिक देखते हुए इसे कंप्लीट करके हम अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके देन।